यूनिट फर्स्ट का जो लेसन है उसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक, पहले लेसन का नाम था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वो मैंने सब पढ़ा दिया है। दूसरा लेसन है विद्युत विभव एवं धारिता। तो इसमें सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि विद्युत विभव क्या है ना। कक्षा 10 में भी विद्युत विभव पढ़ा होगा विद्युत वाले लेसन में, है ना। यहाँ भी विद्युत विभव वही सेम डिफिनीशन उसकी यहाँ भी पढ़ी जाएगी, वही सेम चीज है ना। हेडिंग बना लो, सबसे पहले विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव, विभव, विद्युत विभव, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, चलो लिखो, लिख लो फिर समझाते हैं। किसी किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, अब विद्युत क्षेत्र पता है ना क्या होता है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो उसके ऊपर बल का अनुभव करता है वो आवेश, है ना। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। तो मान लिया कहीं पे विद्युत क्षेत्र है, ठीक, और उस विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी 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 बिंदु पर, किसी बिंदु पर अनंत से, किसी बिंदु पर अनंत से एकांक, अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, आवेश को, आवेश को लाने, धन परीक्षण आवेश को लाने में, लाने में किया गया कार्य, या ये कह सकते हो विद्युत बल के विरोध में किया गया कार्य, विद्युत बल के विरोध में किया गया कार्य, किया गया कार्य। उस बिंदु का, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक, देखो जो सब लोग बोर्ड पे, जैसे मान लिया यहाँ पर कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक, तो इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, होगा कि नहीं, ये वैद्युत क्षेत्र। हालांकि वैद्युत क्षेत्र को हम एक बाउंड्री नहीं बना सकते, लेकिन हम दिखा सकते हैं कि यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक पॉइंट ले लो, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक बिंदु ले लिया मैंने, इस बिंदु को हमने ए लिख दिया, ठीक, और ये बिंदु कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र में ही तो है, वैद्युत क्षेत्र से बाहर नहीं है बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में है। ठीक है, अब हम अगर कोई अनंत पे आवेश रखा हुआ है, चलो हम मान लेते हैं धन परीक्षण आवेश। यहाँ पे धन परीक्षण आवेश इसलिए हम लेते हैं क्योंकि धन परीक्षण आवेश जो होता है यूनिट चार्ज होता है, एक एकांक आवेश है और धन है, और इतना कम आवेश है कि वो उस आवेश का खुद का वैद्युत क्षेत्र बहुत कम है ना। तो वो खुद का वैद्युत क्षेत्र इतना कम है कि वो इसके ऊपर कोई प्रभाव ज्यादा नहीं दिखा रहा है, इसलिए उसका नाम है धन परीक्षण आवेश। ठीक है, और ये धन परीक्षण आवेश जो है एकांक है, इसका मान है एक यूनिट फॉर्म में, एक कूलाम हो सकता है या एक माइक्रो कूलाम हो सकता है, एकांक आवेश है ये।
अब इसको हम कहीं बहुत दूर अनंत से लेके यहाँ तक लाके आएंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो जब इस जैसे ये इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, यहाँ से जैसे प्रवेश करेगा वैसे ही इस वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव इसके ऊपर लगने लगेगा। क्यों? कौन सा? इस वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव कुछ इस तरीके से लगेगा कि वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, है कि नहीं? अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ है तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही ये गति करेगा ना। और अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा, है कि नहीं? तो मान लो कि ये धनावेश है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ है, तो अगर हम किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाएंगे तो एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो उसको यहाँ तक जबरदस्ती लाना पड़ेगा, ना, स्वयं से तो नहीं आएगा यहाँ तक। बोलो, अब जबरदस्ती लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा पास से। और जब कहीं हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, ध्यान से सुनो, जब कभी हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं और उस वस्तु में विस्थापन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो वहां पे होता है कार्य। कक्षा 11 में पढ़े होंगे, जैसे कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर हम फोर्स लगाएं अंदर की तरफ ऐसे, और कुर्सी वहां से इधर आ जाए, तो यहाँ से यहाँ आने के वो डिस्प्लेसमेंट हुआ और हमने फोर्स लगाया, तभी तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारे द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। तो अगर हम किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से यहाँ तक लाएंगे तो हमें फोर्स लगाएंगे, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और उस एक्सटर्नल फोर्स भी लगाएंगे और साथ में इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा। बोलो, इस पॉइंट तक। और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारे द्वारा कुछ कार्य ही तो होगा। जो भी हम कार्य करेंगे इसको यहाँ तक लाने में, वो इसी पॉइंट का वैद्युत विभव हो जाएगा। आई बात समझ में? वही चीज देखो मैंने लिखवाई है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, देखो बिंदु है, अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से इसको हमको लाना है, अनंत से, ठीक। अनंत का मतलब अनंत इसलिए क्योंकि ये हो सकता है अगल बगल कहीं वैद्युत क्षेत्र में न रखा हो, ये अनंत पे होगा तो किसी न किसी वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखा होगा, ठीक है। तो अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को, ये देखो एकांक धन परीक्षण आवेश है, को लाने में विद्युत बल के विरोध में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। वही चीज मैंने कभी समझाई, वही लिखा है कि नहीं लिखा? बताओ, तुम बताओ, आ रहा समझ में ना? तो हमको जब भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़े और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो कार्य, वहां पे कार्य होता है ना। यहाँ पे हम इसको अनंत से लेके यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो इस बिंदु पर कार्य हम किए हैं, और जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है वही इस बिंदु का विद्युत विभव कहलाएगा, ठीक। यही पे समझ में आ गया ना? तुम बताओ जानिए। अच्छा, तो विद्युत विभव को हम कहाँ से बदल सकते हैं बताओ? यह एक अदिश राशि, लिखो, यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि, और इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य, है ना, किया गया कार्य, और किसके ऊपर किया गया कार्य? एकांक धन परीक्षण आवेश, है ना, यहाँ पे लिखते धन परीक्षण आवेश, ठीक है, धन परीक्षण आवेश लिख दिया मैंने। तो जब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? V इक्वल टू किया गया कार्य को हम क्या लिखते हैं? W से, W और धन परीक्षण आवेश को Q नॉट से। तो ये हमारे पास फार्मूला आया, V बराबर W अपान Q नॉट, V बराबर W अपान Q। अब देखो जरा, देखो ज्योति, अगर हम Q नॉट को एकांक कर दें, एक मान रख दें, तो जरा बताओ V किसके बराबर होगा? यहाँ किया गया कार्य, बात वही तो लिखी गई है ऊपर कि अगर हम एकांक धन परीक्षण आवेश को लाते हैं तो जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है वही उस बिंदु का विद्युत विभव हो जाएगा।
क्यों? अगर आवेश का मान 1 कर दे तो वही V और W बराबर हो जाएगा। तो इस फार्मूले से अगर हम मात्रक निकालें वैद्युत विभव का, तो मात्रक क्या निकलेगा बताओ जरा। मात्रक क्या निकलेगा? किए गए कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक पता होता है जूल। क्या होता है? जूल। और क्यू नॉट का मात्रक क्या होता है? क्यू नॉट कह लो या क्यू कह लो, ये तो कूलाम आवेश ही है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अब बटा लगा है तो प्रत्यय लगा के कूलाम लिख दो, तो ये मात्रक क्या बना? जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। और इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं इसकी विमा। ये विमा लिख लो। इसका विमा होता है ml² t की पावर -3 a की पावर -1। ये इसकी विमा होते हैं। इस विमा को हम निकाल भी सकते हैं भाई। कार्य की विमा ऊपर रखो और आवेश की विमा नीचे रखो, जो मैंने पढ़ा रखा है, और दोनों को हल कर लो, ये निकल आएगा। क्यों? कार्य की विमा क्या होती है पता है? नहीं पता है? हम बताते हैं। कार्य की विमा होती है ml/t की पावर -2 होती है, ये बल की विमा होती है। और बल गुणे विस्थापन होता है, तो 1 गुणे में L और आएगा, तो L हो जाएगा L²। तो ये कार्य की विमा है ml² t की पावर -2। ये कार्य की विमा है। ठीक है? तो बड़े बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है विमा को, फिर बटे। अच्छा, उसकी आवेश की विमा क्या होती है? ये तो मैंने अभी पढ़ाया है इसी लेसन में, पिछले लेसन में। आवेश की विमा क्या होती है? नहीं, ml नहीं होता है। आवेश की विमा होती है AT। आवेश की विमा होती है AT होती है। मुन्ना मत इन दोनों को ऊपर ले जाए तो क्या बनेगा? m पर देखो लिखा हुआ है, l की पावर 2 है, l की पावर 2 है ना, तो l की पावर देखो 2 लिखा हुआ है। t की पावर -2 है, एक t की पावर यहाँ से बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा -1 और आ जाएगा, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। देखो वही लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। फिर a यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, पावर प्लस के ऊपर जाएगा -1, एक की पावर -1 हो जाएगा। देखो वही लिखा। तो तुमको कम से कम 2-4 बीमाएं तो याद रखनी ही पड़ेगी। बल की बीमारी, कार की बीमारी, उन्हीं से ही आगे की बीमाएं बना सकते हैं। ठीक है? अब इसको रटने की कोई जरूरत नहीं रहती, निकालना होता है सूत्र से। अब इसी फार्मूले में इसकी बीमा रख दो, इसकी बीमा रख दो, हल कर दे देखो यार। ठीक, लिख लो। देखो जैसे विद्युत विभवांतर के बारे में देखो। जैसे मान लिया एक हमारे पास नली है, पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, ठीक, और इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इसमें। अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे क्षैतिज रखें, बिल्कुल क्षैतिज, और यहाँ से ये पानी का जो फ्लो है, मान लिया थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, पानी कुछ ऐसा है कि पाइप काफी लंबा पाइप है, काफी लंबा पाइप है, ऐसा पानी बीच में रुका हुआ है, ठीक। और अगर हम इस पाइप को बिल्कुल ऐसे क्षैतिज रखते हैं, तो क्या वो पानी किस सिरे से बाहर आएगा? अगर हम ऐसे क्षैतिज रखें तो किस सिरे से पानी बाहर आएगा? अगर बीच में पानी रुका हुआ है ना, तो नहीं, हमने ऐसे रखा है, यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ बीच में पानी रुका हुआ है यहाँ पे, और हम पाइप को ऐसे कर दें, बिल्कुल ऐसा कर दें, यहाँ बीच में पानी भरा हुआ है, तो वो पानी जो होगा वो उस सिरे से बाहर आएगा कि इस सिरे से बाहर आएगा? मेरा क्वेश्चन ये है, 2 सिरे है ना, इससे इधर और इधर है, दोनों खुले, दोनों से बाहर आएगा, बोलो। और अगर क्या हो, जो पानी की मात्रा बहुत कम हो, इतना ही पानी हो, खाली बस बीच ही में हो, इधर साइड में पानी ही ना हो, बीच में रुका रहेगा, पानी बहेगा ही नहीं, पानी रुका रहेगा, है कि नहीं? और अगर हम इसको ऐसे झुका दें, हाँ, तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि जब दोनों सिरे जमीन से बराबर ऊंचाई पे होते हैं, है ना, बराबर ऊंचाई पे जमीन से, तो पानी रुका रहता है बीच में,
है ना। और जब दोनों सिरों में से कोई एक सिरा थोड़ा ऊपर और एक सिरा नीचे होता है, तो जो नीचे वाला होता है उसकी तरफ, ऊपर वाले की तरफ से पानी नीचे की तरफ बहने लगता है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है कि नहीं। ऐसे ही जो चार्ज होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहता है। चार्ज मतलब आवेश, ठीक। और जो दो बिंदु होते हैं, उच्च विभव निम्न विभव या कोई भी दो बिंदु ले लो, दोनों पे अलग अलग विभव है और दोनों के बीच का जो अंतर है वही होता है विभव अंतर, ठीक। और दो बिंदु हैं और दोनों में अगर कोई एक उच्च विभव एक निम्न विभव है, तो जो आवेश होगा वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहेगा। अगर दोनों के विभव बराबर होंगे तो आवेश नहीं बहेगा। जैसे पानी, दोनों की हाइट सेम थी, पानी नहीं बह रहा था। अगर दो बिंदु है और दोनों बिंदु के विभव बराबर है, जैसे इसका विभव है 2 वोल्ट, इसका विभव 2 वोल्ट है और दोनों आपस में कनेक्टेड है तार के द्वारा, तो आवेश नहीं बहेगा। सही बात समझ लो। और जब विभव में अंतर होगा तभी आवेश बहेगा। इसीलिए हमको विभवांतर पढ़ाया जाता है। समझ में आई बात। विभवांतर इसीलिए पढ़ा क्योंकि करंट तभी प्रवाहित होता है जब विभवांतर होता है। विभवांतर नहीं होगा तो करंट प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन इसकी डिफिनेशन हम पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। इसमें हम अनंत का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि दो बिंदुओं का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। क्योंकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच को कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच अंतर को कहते हैं, विभव के अंतर को, है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र में, लिखो विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में काम सारा विद्युत क्षेत्र में ही होगा। विद्युत क्षेत्र में एकांक, अब फिर वही आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में या लाने में, लिख दो तक लाने में, विद्युत बल के विरोध में, विद्युत बल के विरोध में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। यह कहलाता है, दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का होता है, विभव एक बिंदु का होता है, ठीक है, एक पॉइंट का होता है। विभवांतर दो पॉइंट के बीच का अंतर होता है। आई बात समझ में। बोलो, दो बिंदु हैं, एक का विभव कम है एक का ज्यादा, तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वही दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। दोनों बिंदुओं के बीच का विभव बराबर भी हो सकता है तो विभवांतर 0 होगा, अगर बराबर है तो 0 होगा, है कि नहीं। जैसे इसका विभव 2 है, इसका भी 2 है, तो विभवांतर कितना होगा दोनों बिंदु, 0 होगा। इसका 5 है, अगर इसका 2 है तो कितना विभवांतर होगा, 5 से 2 घटेंगे 3 होगा विभवांतर, है ना। अच्छा, इसका अगर विभव 0 है, इसका 5 है, तो विभवांतर कितना होगा, तब 5 होगा, 5 से 0 जाएगा तो 5 से तो आएगा। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ये ऐसे होता है। अच्छा, विभवांतर को हम डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा V से। हाँ, और सामान्य रूप से कुछ लोग इसको खाली V से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम सही तरीके से देखें तो डेल्टा V से, क्योंकि डेल्टा का मतलब है इसमें दो विभव के बीच का अंतर है, इसलिए डेल्टा लिख दिया मैंने।
इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला वही होता है, डेल्टा V बराबर W/Q0, ये फार्मूला होता है। और इसका मात्रक वही होता है, वोल्ट, मात्रक वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलाम कह लो या वोल्ट कह लो, एक ही बात, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कह लो। और विमा की विमा वही होती है जो भी मैंने लिखी थी विभव की, m L² T e पावर -3 और a की पावर -1, ये इसकी विभव। समझ में आ रहा है? लिख लो। देखो क्या लगता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो सकता है? देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई डेफिनेशन, कोई वो नहीं है, मान, किसी चीज का मान या मात्रक, किसी चीज का राशि नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअल में एक मात्रक है। अब मात्रक तो पढ़े हो ना, अगर कोई राशि है तो उसका मात्रक भी होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसा मात्रक है, किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसा मात्रक है जिसका उपयोग हम करते हैं ऊर्जा को मापने के लिए या कार्य को मापने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। समझ रही हो कि नहीं? सबसे छोटा मात्रक, कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक कौन है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ में? ये कोई घटना नहीं है, ये एक राशि है जिसका, जो जिसको हम कार्य कहते हैं, उसका ये मात्रक है और सबसे छोटा मात्रक। जैसे जूल, अर्ग, ये सब मात्रक कार्य के होते हैं कि नहीं होते? ऐसे ही कार्य का एक मात्रक और होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सबसे छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर अन्योन क्रियाएं जो होती हैं, उसकी ऊर्जाएं जो होती है, उसको ज्ञात करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए, उसकी पढ़ाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक बनाया गया है। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, इसको समझो। यहाँ पे लिखो डिफिनीशन में, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा या कार्य का, ऊर्जा या कार्य का, ऊर्जा या कार्य का सबसे छोटा मात्रक है। सबसे छोटा, सबसे छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा या कार्य का सबसे छोटा मात्रक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यहाँ पे लिख देता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, वह कार्य है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को, जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, किया जाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए। शर्त यह है कि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए, है ना। ये बात भी इसमें ऐड करना है। भाई इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य किया जाए तो वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, लेकिन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे लिखना है। जबकि जबकि उन बिंदुओं
जबकि उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर एक वोल्ट होता है। ठीक, ये परिभाषा होगी। क्या है परिभाषा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को, भाई दो बिंदु है यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इस बिंदु का नाम ए लिख देते हैं, इसको बी ले लेते हैं। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, कितना? 1 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक का 1 वोल्ट विभवांतर है। ठीक, तो अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य जो होगा, जो भी कार्य होगा, वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। आई बात समझ में? एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया है वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। अब बच्चे आधी बात बताते हैं, आधी बोलते हैं, गड़बड़ हो जाता है। वो खाली इतना बताते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य जो किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, बस। अब बताओ, आधी बात है कि नहीं? पूरी बात कब होगी? जब 1 वोल्ट बताओगे कि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। तब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। आई बात समझ में? अच्छा, इसको भूलो ना, इसलिए तुमको बता दें। जैसे लिखा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो तुमको एक बात ध्यान रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है और 1 वोल्ट है दोनों बिंदुओं के बीच। लेकिन 1 का मतलब ये दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, ई के लिए भी और बी के लिए। आई बात समझ में? वी भी 1 वोल्ट है दोनों बिंदुओं के बीच, और दोनों बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन भी अकेला है, एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। हाँ, 1 वोल्ट बीच में डिफरेंस है। ठीक, अब देखो, हालांकि जूल भी तो होता है कार्य का मात्रक, तो हम देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, है ना? तो चलो देख लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, यहाँ लिखा मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, अब कौन जा रहा है? एक ही इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है ना, बोलो। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये तो लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और बीच में विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट, ये तो है। ये कहां से फार्मूला आया? ये देखो W है कि नहीं, ये किया गया कार्य है कि नहीं, बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किया गया कार्य, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणा 1 वोल्ट। ये कैसे आया? ये यहाँ से आया। तो V बराबर W/Q होता है। तो W बराबर क्या होगा? तो W बराबर V गुणे Q होगा, V गुणे Q होगा ना। तो W बराबर हमने लिख दिया V गुणे Q, ऐसे लिख दिया। तो W की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। V की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? 1 वोल्ट, और Q की जगह मैंने क्या लिखा? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब अगर हम इन सबके मान रखेंगे तो तुमको पता चलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, है कि नहीं? तो चलो देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख दे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, इतने तो होता है, -19 कूलाम, और गुणे, और इसको मैंने क्या लिख दिया? 1 वोल्ट, ये तो लिख दिया। अब अगर हम इस मात्रा को इसके बगल में लिख दे तो कोई दिक्कत? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने लिख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब कूलाम, और अब 1 की गुणा जब इससे होगी तो उतने तो मान आएगा। कूलाम और वोल्ट को आसपास लिख दे, पास है ना, कूलाम गुणे वोल्ट लिख दिया मैंने। अब हम एक काम करेंगे, वोल्ट को तोड़ के लिखेंगे, वोल्ट को 10 की पावर -19, कूलाम को कूलाम ही लिखा रहने दो, ठीक। अच्छा, वोल्ट को हम ये लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, भी लिखा था जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं, मात्रक विभव वाले में जूल प्रति कूलाम लिख सकते, वोल्ट को मैंने तोड़ के लिख दिया जूल प्रति कूलाम। बोलो, तो अब बताओ जरा, कूलाम से कूलाम कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो क्या बचा? जूल बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आया? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल।
ये होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से किया गया कार्य। ये देखो मैंने जूल में बदल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए, तो ऐसे बदल लो। तो जितना कार्य होगा उतना ही कार्य करना है। हाँ, उतना ही कार्य करना है, बस कूलाम की जगह जूल लिख देना है। ठीक है, कर लो। तुम्हारे समझ में आया? रिवीजन करना घर पे।